हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है दिस फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस के दो डेरिवेशन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं लास्ट के वीडियो लेक्चर में। उसमें रेयर से डेंसर मीडियम, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही सरफेसेस से रिफ्रैक्शन करवाया था। लाइट की रे फ्रॉम रेयर टू डेंसर में गई थी और उस केस में अपना जो आंसर आया था वो आया था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, जहां पर डेंसर मीडियम था μ2 और रेयर मीडियम कौन सा था μ1। रेयर से डेंसर में लाइट एंटर हुई थी। अब हम उल्टा करेंगे। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो डेंसर टू रेयर भी आपका तरीका वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा। μ1 और μ2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। μ1 और μ2 जो है वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। आपका तरीका ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। डेंसर टू रेयर मीडियम। नंबर फर्स्ट करेंगे हम फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस वो होती है जैसे कोई ग्लास की रॉड है और उसका जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो और अंदर धसा हुआ हो तो कॉन्केव हो जाएगी। अब आपके पास जो रॉड है वो इस तरह से है, लाइक दिस। देखिए उभरा हुआ हिस्सा है इसका, ये बाहर से उभरी हुई दिख रही है कि कॉन्वेक्स है, अंदर धसी होगी तो कॉन्केव। रॉड ये है, बाहर आपके पास एयर है। इस बार उल्टा कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर रखेंगे और यहां से ऑब्जर्व करेंगे हमें कहां दिखती है जो ऑब्जेक्ट है वो। ये मीडियम है आपका μ1 और ये खुद है μ2। डेंसर मीडियम को हमेशा μ2 से लिखते हैं, इसलिए मैंने μ2 से लिखा हुआ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि μ2 से लिखना है, आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी होती है, इसलिए मैं इसको μ2 से लिख देता हूं डेंसर मीडियम को हमेशा। तो आपको फॉर्मूले में देखते चल जाएगा पता, जो μ2 है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखी O, उससे दो लाइट की रेस लेनी है। एक तो लेनी है जो पोल से होकर गुजरेगी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यही कहीं रहेगा, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। एक लाइट की रे लेनी है आपको इस तरह से, जो किसी एंगल पर जाकर टकराई कर्व सरफेस पे। यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल हमेशा C से मिलाने वाली लाइन होगी, क्योंकि वही रेडियस होगी, वही 90 बनाती है सरफेस पे। यहां जो एंगल बनेगा उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब चूंकि डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट की रे जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। जा तो इस तरफ रही थी, थोड़ी सी नॉर्मल से दूर जाएगी तो इस तरह से बेंड हो जाएगी, लाइक दिस। तो यहां बनेगी आपकी इमेज I। ये वाली जो लाइट की रे थी इसका रिफ्रैक्शन के बाद पाथ में चेंज नहीं आएगा, इसके पाथ में कोई चेंज रिफ्रैक्शन के बाद नहीं आना, और ये वाली अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई है। यहां जो एंगल बनता है वो हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आपके पास R। क्लियर होगी बात। मैंने कहा था एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तुरंत हम M से, तो Mn जो आएगा आपके पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, आपको याद रखना है हमेशा जब हम एंगल मानते हैं O पर मानते हैं अल्फा, I पर मानते हैं बीटा, इसे पिछली बार हमने माना था, और C पर मानते हैं गामा, तो फॉर्मूले आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से एंगल मान लिया हमने। सारे एंगल्स हो गए। ठीक है, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन किए थे बिल्कुल वैसे ही आपको ट्राई करते चलना है, कुछ भी अलग नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही ट्राई करना है एग्जैक्टली। सबसे पहले स्नेल्स का लॉ लगा देंगे हम, बाई स्नेल्स लॉ। फिर हम क्या करेंगे, एंगल ट्राइंगल जो MIC और MOC है उनमें से I और स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ट्राइंगल MNO, MNC और MNI है उनमें से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा।
और ये सारा जो प्रोसेस है ये स्मॉल एपर्चर के लिए होता है, तो उस केस में एन और पी बहुत पास होते हैं, आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा सारे एंगल्स स्मॉल होते हैं। तो इतनी सी बात अगर आपको याद है तो आप इजीली इसका डेरिवेशन कर पाओगे, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर होगी बात? चलिए तो करते हैं। बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम, पॉइंट एम पर अगर हम स्नेल्स के लॉ की बात करें तो हम जानते हैं यहां पर तो μ2 है, तो μ2 और मल्टीप्लाई एंगल जो भी बन रहा हो वो साइन के अंदर इज इक्वल टू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और मल्टीप्लाई साइन r। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको साइन r अपॉन में साइन i अपॉन में साइन r जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, μ1 बाई μ2। ठीक है, फिर आपको वही कंडीशन लिखनी है, लेट एपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज वेरी स्मॉल, हेंस अल्फा, बीटा, गामा, आई एंड आर all angles are very small and lie close to point P। इतनी बात आपको लिख देनी है। ठीक है, चारों डेरिवेशन में आपको ऐसा ही करना है। चलिए भाई ये भी बात समझ में आ गई। अब उस केस में चूंकि एंगल आई और आर छोटे हैं तो हम जानते हैं साइन आई तो आई के इक्वल और साइन आर जो है आपका वो आर के इक्वल हो जाएगा। आर को मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि गामा और आर में आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां से आई अपॉन आर आ जाएगा μ1 बाई μ2 के इक्वल, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, पिछली बार μ2 बाई μ1 आया था, इस बार μ1 बाई μ2 आया, उल्टा हो गया है। ठीक है, नाउ ट्राइंगल्स MIC एंड MOC, देखते हैं ट्राइंगल्स में क्या दिखेगा। तो पहले बात कर लेते हैं ट्राइंगल MOC की। तो MOC अगर आपको दिख रहा हो तो MOC ट्राइंगल तो कुछ इस तरह से बन रहा है मेरे हिसाब से, ये ऐसा, यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे M लिखा हुआ है, यहाँ पे O लिखा हुआ है। दिस एंगल इज अल्फा, दिस वन इज गामा एंड दिस वन इज I। तो यहां से अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। एक्सटर्नल जो होता है दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होता है, तो एक इंटीरियर क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल माइनस इंटीरियर। ठीक है, एंड ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं MIC की तो MIC कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। यहाँ I, यहाँ C, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो R है, यहाँ जो बन रहा है वो आपके पास गामा है, यहाँ जो बनता है वो बीटा है। तो यहाँ से अगर R देखा जाए तो गामा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। I और R हमने निकाल दिए, MOC और MIC। यही ट्रायंगल, नाम मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ट्रायंगल पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेम ट्रायंगल बनते हैं हर बार। ये तो बन रहे हैं, पिछली बार भी ऐसे बने थे। तो पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं भाई, पुटिंग इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस अल्फा, और R की वैल्यू जाएगी गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 बाई μ2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये काम आएगी, इसको रखते हैं वैसे। तो अब जो ट्रायंगल है अपने पास, मैंने कौन कौन से ट्रायंगल आपको बताए थे, MNC और now in triangles MNO, MNI and in MNC, ये ढूंढने आपको, नाम भी चेंज नहीं कर रहा मैं, इसलिए हर बार देखिए फिगर चेंज होता है।
बाकी नाम चेंज नहीं हो रहा है, आपको ट्रायंगल ये ढूंढने हर बार। तो MNO ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो तो MNO MN अपॉन में दिस, यहाँ से अल्फा निकालेंगे जो कि tan अल्फा के बराबर हो क्योंकि छोटा है, बीटा निकालेंगे तो tan बीटा के इक्वल आ जाएगा, और अगर हम गामा निकालते हैं तो वो आपका tan गामा के इक्वल आ जाएगा। चलिए तो MN अपॉन में NO, ये लगभग आ जाएगा MN अपॉन में PO, ये लगभग आ जाएगा MN अपॉन में माइनस U, क्योंकि O से लेकर P तक की दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जो कि U से लिखी जाती है। फिर यहां से इमेज तक की डिस्टेंस V होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को R बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R और U तो इसमें माइनस के हैं, पर V कैसा है, प्लस का। तो बीटा आ गया MN अपॉन में NI, MN अपॉन में PI, MN अपॉन में प्लस V, क्योंकि ये राइट साइड में था, MN अपॉन में NC, MN अपॉन में PC, तो MN अपॉन में माइनस R। अब ये सारी वैल्यूज आपको कहां पुट करनी है, तीनों ट्रायंगल्स में से मैंने निकाल दिया अल्फा, बीटा और गामा। तो ये पुट कर लेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, और अपना आंसर जो है आ जाएगा। तो बस यही करना होता है आपको, सिर्फ इमेज देखनी है मेनली, तो इमेज बनते ही आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज, पुटिंग इन सेकेंड। पुटिंग अल्फा, बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या जाएगा। तो गामा माइनस R है, माइनस U प्लस V, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखी हुई है आपके सामने, इसी में वैल्यू पुट करनी है। गामा की वैल्यू MN बाई माइनस R, फिर माइनस अल्फा हो गया MN अपॉन में माइनस U, गामा हो गया MN बाई माइनस R प्लस MN बाई प्लस V। ये तो लिखा हुआ था, अब इसको मिटा दो, इसकी जरूरत है नहीं अपने को। इज इक्वल टू क्या था, म्यू1 बाई म्यू2, इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू1 बाई म्यू2। MN कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, तो MN कॉमन लेके जब आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू2 बाई माइनस R प्लस म्यू2 बाई U इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू1 बाई माइनस R प्लस म्यू1 बाई V। तो आप देखो ध्यान से, म्यू1 बाई V म्यू2 बाई U माइनस का हो जाएगा, इधर आके देखें तो म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में और पिछले वाले फॉर्मूले में क्या अलग है, म्यू1 और म्यू2 आपस में रिप्लेस हो गए हैं। पिछली बार यहां म्यू2 था, यहां म्यू1 था, यहां म्यू2 था, यहां म्यू1 था। तो रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर में म्यू1 म्यू2 का फर्क पड़ेगा, यानी U जो आता है वो हमेशा डेंसर मीडियम, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन U, यहाँ पर आ गया म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R, यानी म्यू1 म्यू2 पिछली बार से रिप्लेस हो गए हैं, पिछली बार से क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं आपके। जिसमें लाइट की रे जाती है उसके ऊपर हमेशा, उसके नीचे हमेशा V आता है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे, मतलब V के ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जहां लाइट गई है। जैसे पिछली बार म्यू1 से म्यू2 में गई थी ना, तो म्यू2 ऊपर आया था V के, म्यू1 नीचे आया था, म्यू1 के नीचे U आया था। तो V के ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जहां पर रिफ्रैक्टेड लाइट की रे होगी, और U के ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जहां पर इंसिडेंट लाइट की रे होगी, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट होगी आपकी। बाकी तो आपको जाने वाली, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे वाला माइनस इंसिडेंट रे वाला अपॉन में R, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपको याद, चाहे तो पिछले वाले फॉर्मूले में बस म्यू1 म्यू2 को रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना था आपको डेरिवेशन। तो ऐसे ही एक और कर लेते हैं, कौन सा, डेंसर टू रेयर। अब कॉनकेव को करेंगे तो कॉनकेव का भी सेम ही होगा, फिगर बना के आपको मैं दिखाता हूं, सेम प्रोसेस हम करते चलेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
चलिए तो अब बात कर लेते हैं डेंसर टू रेयर थ्रू कॉनकेव सरफेस। ये तो कॉन्वेक्स थी, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कॉनकेव सरफेसेस। फिर कंबाइंड न्यूमेरिकल बनेंगे, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर तुरंत आप बना लोगे कॉनकेव सरफेस, ठीक है। ये तो आपका म्यू2 हो जाएगा, ये आपका हो गया म्यू1। म्यू2 बड़ा है म्यू1 से। ऑब्जेक्ट आपकी डेंसर मीडियम में है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका तो यहां कहीं आएगा, कॉनकेव का तो जिस तरफ मुंह होता है उस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा ना। एक लाइट क्रिया आपको ऐसी लेनी है और एक लेनी है इस तरह से। ये लाइट क्रिया जो 90 पे गई तो सीधे निकल जाएगी, कोई पाथ में चेंज नहीं आएगा। यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। यहां पर जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंस एंगल। अब चूंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है लाइट की रे, लाइट की रे जो है डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो लाइट की रे जा तो इस तरफ रही है तो हल्का सा और ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरह से। तो एक हो गई आपके पास रिफ्रैक्टेड रे ये, और एक हो गई रिफ्रैक्टेड रे ऊपर आपके पास। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे इस तरफ तो मिलेंगे नहीं, मतलब इमेज इधर नहीं मिलेगी, तो इमेज आपको पीछे मिलेगी जब इसको आप पीछे तरफ शिफ्ट करोगे। इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, ठीक है। किरण बिल्कुल सीधी पीछे आ रही है, थोड़ी बहुत तिरछी होगी तो अपने आप सही कर लेना आप लोग। आई ये एंगल बीटा होता है, ओ पर जो मानते हैं वो हमेशा अल्फा मानते हैं, सी पर जो मानते हैं वो हमेशा गामा मानते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ, ये इमेज आई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहां पर तो पोल होता है, हम जानते हैं पोल से लेकर सी तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, ओ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं यू, और आई तक की डिस्टेंस को बोलते हैं वी। अब इसमें आर कहां होगा, आर ये हो जाएगा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इमेज आपकी बन गई। अब इसका भी डेरिवेशन डिट्टो आपको वैसे ही कॉपी करना है जैसे आपने किसका किया था, अब इसके पिछले वाले यानी कॉन्वेक्स सरफेस का किया था। चलिए भाई स्नेल्स लॉ, तब तो आपको रट गए होंगे बिल्कुल। बाई स्नेल्स लॉ पहले लगाते हैं, फिर MIC MOC में से IR निकालते हैं, फिर MNC MNO और MNI में से अल्फा बीटा गामा निकाल के पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो बाई स्नेल्स लॉ, तो म्यू2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 इंटू साइन आर। तो यहां से आ गया साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही लिखना है आपको। लेट एपर्चर इज स्मॉल, हेंस अल्फा बीटा गामा I and R are very small and lie close to P. यहां से साइन आई आपका I के बराबर, साइन R आपका R के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बाद में मानेंगे ना। हेंस आई बाई आर जो है वो म्यू1 बाई म्यू2 के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेना है। फिर से वही ट्रायंगल MNO और MNC में से आप देखो तो क्या दिखेगा आपको,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास आई गई है। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल एमएनओ की। एमएनओ दिख रहा है आपको? एमएनओ नहीं, सॉरी, एमओसी। एमओसी की बात करनी पड़ती है पहले। एम पॉइंट आपके पास ये रहेगा और एक परपेंडिकुलर तो ड्रॉ ही नहीं किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पहले। ये पॉइंट रहेगा एन। एन ये हो गया, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा आपके पास एम। तो एम ओ सी कुछ इस तरह से बन रहा है आपके पास ट्रायंगल जो बन रहा है। यहां पर आई है, यहां पर अल्फा है, यहां पर गामा है। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल होगा आपका, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा एमआईसी। ट्रायंगल एमआईसी। तो एमआईसी में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, एमआईसी आपको दिखा एम आई और सी। यहां पर आपको आर दिखा रखा है, यहां पर बीटा है, यहां पर आपके पास गामा है। आर इज इक्वल टू आ जाएगा गामा प्लस बीटा। पुटिंग इन फर्स्ट, तो आई कितना है भैया, अल्फा प्लस गामा, गामा प्लस बीटा, μ1 बाई μ2। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल एमएनओ, एमएनसी, एमएनआई। उन ट्रायंगल्स में से अल्फा बीटा गामा निकाल के पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एम एन अपॉन में एनओ, एम एन अपॉन में पीओ, एम एन अपॉन में माइनस यू। पी आई माइनस वी आ रहा है। ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं गामा की, तो टेन गामा आ जाएगा ये, एम एन अपॉन में एन सी, एम एन अपॉन में पी सी, दोनों प्लस में ध्यान रखना, ठीक है। अल्फा प्लस गामा, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। एम एन बाई प्लस आर क्यों इस तरफ है, यू और वी इस तरफ थे, माइनस में आ गए, प्लस आर उस तरफ था, इसलिए प्लस में आ गया। पुटिंग इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करेंगे तो अल्फा प्लस गामा ऊपर था, तो एम एन अपॉन माइनस यू प्लस एम एन बाई आर। यहां पर एम एन अपॉन माइनस वी प्लस एम एन बाई आर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा μ1 बाई μ2। एम एन कॉमन ले कैंसिल कर दो, तो μ2 बाई माइनस यू, μ2 बाई आर, μ1 बाई माइनस वी, μ1 बाई आर। μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू आ जाएगा μ1 बाई आर माइनस μ2 बाई आर। डेंसर से रेयर दोनों फॉर्मूले सेम आए हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, और रेयर से डेंसर आपके दोनों फॉर्मूले सेम आए थे, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। तो ये थी भाई दोनों डेरिवेशन, मैंने 4 डेरिवेशन चारों करवा दिए, रेयर से डेंसर, कॉन्वेक्स कॉनकेव, डेंसर से रेयर, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस था, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर रेयर से डेंसर होगा तो μ1 μ2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, और डेंसर से रेयर तो ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ सिंगल स्फेरिकल सरफेस।
यहाँ पर आपको ध्यान से बात समझनी है। देखिए इसमें क्या है भाई कि अपने पास दो फोकस होते हैं किसी भी सिंगल स्फेरिकल सरफेस के। ये म्यू2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर बाहर का आपके पास म्यू1 है। तो एक तो आता है फर्स्ट फोकस, ठीक है। फर्स्ट फोकस क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक ही स्फेरिकल सरफेस के दो फोकस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट फोकस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस भी कहते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे जाकर बनेगी। अरे किस पे बनेगी भाई, इनफाइनाइट पे जाकर बनेगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं। फर्स्ट फोकस is a point on principal axis at which if object is placed then its image is formed at infinity. This focus is also called object focus. इसको ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। इसको हम लिख लेंगे F1 से। इसका जो नाम है वो F1 हो जाएगा, कैपिटल F1। ये तो आपका पोल होता ही है। यहां से जो डिस्टेंस आएगी ना, कैपिटल F1 की जो फ्रॉम पोल डिस्टेंस आती है, डेफिनेशन हो गई, समझ आ गई। एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इनफिनाइट पर बनेगी। डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। अब अपने पास जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं F1, फर्स्ट फोकस है इसलिए इसको F1 बोल देते हैं। ठीक है भाई। यहां से लेकर F1 से लेकर P तक की डिस्टेंस को स्मॉल f1 फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है, कहलाएगा भाई फर्स्ट फोकल लेंथ। ये स्मॉल f1 को बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब जैसा कि हमें पता है, इस फिगर को देखें तो u जो है वो -f1 के बराबर है और v जो है वो आपका इनफिनाइट के बराबर है, और लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, म्यू1 से म्यू2। म्यू2 आपका बड़ा है म्यू1 से, तो रेयर से डेंसर में जा रही है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। रेयर से डेंसर के लिए ये होता है, डेंसर से मैंने आज ही प्रूफ किया था आपके पास। तो v की वैल्यू क्या है भाई, इनफिनाइट। इसकी वैल्यू -f1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r। सेंटर इसका यहां कहीं होगा। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R। यहां से अगर हम देखें तो आपके पास आ जाएगा म्यू1 अपॉन f1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। तो f1 जो है वो आपका आ जाएगा म्यू1 r अपॉन में म्यू2 माइनस म्यू1। ये आ गया आपके पास फोकल लेंथ। तो इस तरह से आप निकाल दोगे अपनी फर्स्ट फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकल लेंथ समझ आ गया, डेफिनेशन मैंने बता दी, फॉर्मूला आपके सामने हो गया, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो भाई आगे कर लेते हैं बात हम सेकेंड फोकल लेंथ और सेकेंड फोकस की।
सेम कर्व सरफेस है आपके पास, वही कॉन्वेक्स दे रखी है मैंने। सेकेंड फोकस क्या होता है? सेकेंड फोकस क्या है? मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट की रेज आ रही हैं, यानी अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट पर हो, तो उसकी इमेज जिस पॉइंट पर बनेगी वो पॉइंट कहलाता है सेकेंड फोकस। इसको लिखते हैं F2 से P से लेकर F2 तक की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल f2, सेकेंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको बोलते हैं सेकेंड फोकस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। वही सब कुछ है, इधर μ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो है आपका वो μ1 से बड़ा भी है। क्लियर होगी बात? डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है? तो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all rays parallel to principal axis meet after refraction. It is also called इमेज फोकस। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? इमेज फोकस भी कहते हैं इस पॉइंट को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। अब इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट पे हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल रेज इन्फिनाइट से जाती है हमेशा। इसके लिए क्या है? u जो है आपका वो हो गया माइनस इन्फिनाइट और v जो है वो हो गया प्लस f2। अब चूंकि लाइट की रे रेयर से डेंसर में जा रही है, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r होता ही है फॉर्मूला। v आपका इस बार क्या है? f2 है, प्लस में ही है, ये तो जीरो हो जाएगा, u इन्फिनाइट था इसलिए μ2 माइनस μ1 बाई r। तो यहां से अगर हम f2 निकालते हैं तो f2 क्या आ जाएगा? μ2 r अपॉन में μ2 माइनस μ1। क्लियर होगी बात? तो अगर दोनों फोकल लेंथ का रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा देखते हैं। नाउ रेशियो ऑफ फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ, तो f1 बाई f2 अगर हम करते हैं तो μ1r अपॉन में μ2 माइनस μ1, यहां पर आ जाएगा μ2r अपॉन में μ2 माइनस μ1। ये आपके पास आ गया μ1 बाई μ2, यानी f1 अपॉन में f2 किसके बराबर आता है? μ1 अपॉन में μ2 के। ये हो गया, दोनों फोकल लेंथ के बारे में हमने कर ली बात। क्लियर होगी बात? चलिए तो अब बात करते हैं ऑप्टिकल पावर। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल पावर ऑफ कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ऑप्टिकल पावर से मतलब होता है कि कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस लाइट की रेज को कितना कन्वर्ट या कितना डाइवर्स कर सकती है। हम जानते हैं कॉनकेव सरफेस होगी तो कन्वर्ट्स करेगी, कॉन्वेक्स होगी तो डाइवर्स करेगी, ठीक है। तो अब जो लाइट की रेज है हमारे पास
उनको कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज किया जा रहा है बाय कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इट इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल पावर। ज्यादा कन्वर्ज करने की क्षमता है, बहुत जल्दी मिला देती है, बहुत पास में कन्वर्ज कर देती है तो ऑप्टिकल पावर ज्यादा है, दूर कन्वर्ज कर पाती है तो ऑप्टिकल पावर कम है। ठीक है, ऑप्टिकल पावर ऑफ कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस is the measurement of degree up to which it can converge or diverge the parallel rays after refraction। क्लियर होगी बात? अब इसको हम P से करते हैं डिनोट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ1 अपॉन f1 या फिर μ2 अपॉन में f2। इन दोनों से देखें तो P इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, चूंकि F1 होता है μ1 r अपॉन में μ2 माइनस μ1, तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई r। ये ऑप्टिकल पावर की डेफिनेशन और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी बात? चलिए अब इसके साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऑप्टिकल पावर जो जैसे पिछली बार आपने मिरर्स की पढ़ी थी, ऑप्टिकल पावर, अच्छा ऑप्टिकल पावर पहली बार आई है अभी, तो μ2 माइनस μ1 बाई r होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ऑप्टिकल पावर। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं आगे। साइन कन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल पावर कैसे लेने हैं तो वो भी आप जरा ध्यान से देख लेना। कॉन्वेक्स के लिए और कॉन्केव के लिए किस तरह से आपको साइन कन्वेंशन देखने हैं वो भी देखो आप ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की, है ना। तो फॉर कॉन्वेक्स सरफेस देखेंगे पहले हम, पावर कब प्लस में रहेगी कब माइनस में रहेगी। एक ही सरफेस के लिए पावर प्लस माइनस दोनों हो सकती है, ये आपको समझनी है बात ध्यान से। ये आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर μ2 है और इधर μ1 था, ये तो था। अब हम जानते हैं एस पावर जो होती है वो होती है μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये इसका पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो हो गई प्लस में इस बार। इफ μ2 बड़ा है μ1 से, मतलब जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, ठीक, तो पावर क्या आ जाएगी, पावर आपकी आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि आर तो आपका पॉजिटिव है ही। आर तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि आर तो इस तरफ मेजर हो रहा है, तो पॉजिटिव पोल से इस तरफ पॉजिटिव होगा मेजर। μ1 आपका बड़ा हो गया μ2 से, तो उस केस में पावर आपकी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि आर तो आपका पॉजिटिव ही था। μ1 बड़ा हो गया μ2 से, तो यहां से देखो फॉर्मूले में पावर कैसे जाएगी, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स सरफेस की पावर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो इसकी शेप पर यानी आर पे, और एक इस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके दोनों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कैसे हैं, ये डेंसर है ये डेंसर है, इस बात पे भी निर्भर करता है ये कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा। तो कॉन्वेक्स सरफेस कन्वर्ज डाइवर्स दोनों ही कर सकता है, ऐसे कॉन्केव सरफेस भी कन्वर्ज डाइवर्स दोनों ही कर सकता है। पावर प्लस के आने का मतलब होता है कन्वर्जिंग, पावर माइनस के आने का मतलब होता है डाइवर्जिंग सरफेस है। तो ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्केव की, किसकी, कॉन्केव सरफेस की बात कर ली जाए, ये हो जाएगा आपके पास पोल, इधर होगा सेंटर, तो इसकी आर जो है वो इस तरफ आएगी, तो यहां पर आर जो है वो नेगेटिव रहेगी, यहां आ जाएगा नेगेटिव और यहां आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव।
उल्टा होगा इस बार, क्योंकि आर इसकी नेगेटिव है। तो ये कॉनकेव सरफेस के लिए हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला तो वही रहता है दोनों सरफेस के लिए। तो चूंकि इसकी आर जो है उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए आपकी जो पावर है वो नेगेटिव तब आती है जब म्यू2 बड़ा होता है म्यू1 से। म्यू2 आपको इस तरफ लेना है और म्यू1 आपको इस तरफ लेना है, जैसे मैंने लिया हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई पूरी बात, साइन कन्वेंशन की भी हमने बात कर ली। अब आपको ध्यान रखना है, पावर अगर पॉजिटिव होती है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग सरफेस, पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग सरफेस। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही सरफेसेस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों ही काम कर सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि दोनों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से कौन सा बड़ा है। पॉजिटिव पावर मीन्स converging surface, negative power means diverging surface। ठीक है भाई, तो ये हो गए सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर होगी बात? तो एक आध दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं लगे हाथ हम लोग, ताकि आपको इसके क्वेश्चन समझ में आ जाए। फिर जो डिटेल में क्वेश्चन हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। बढ़िया तरह से सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे ट्राई करेंगे इसके। तो एक न्यूमेरिकल मैं आज आपको बता देता हूं ताकि आपको लग जाए फॉर्मूला किस तरह से हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है। तो एक न्यूमेरिकल आज देख लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर होगी बात? चलिए तो देखते हैं। जो आपके पास न्यूमेरिकल है फर्स्ट वो किस प्रकार से, मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं, उसके बाद आप फिर उसके सॉल्यूशन को देख लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। इसमें क्या है, आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास है ना, इस तरह से ग्लास है आपके पास। इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है फ्रॉम इट्स सेंटर। O is an object which is placed at 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ग्लास पे। अब अगर आप इसको बाहर से देखते हो, ये आई है, ये इसको देख रही है ऑब्जेक्ट ओ को, तो आपको बताना है कि जो इसकी एपरेंट पोजीशन है वो कहां पर होगी, मतलब मुझे ये ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगी। ठीक है, फाइंड एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाई आई। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास ये 1 है। ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर रखी हुई है। ठीक है, ये होगा आपके पास पोल, ये तो होगा पोल। तो जो ऑब्जेक्ट है, अगर पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस देखी जाए, अब ध्यान से देखो, पोल से अगर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को देखा जाए तो वो तो होती है u, तो कितनी बच जाएगी 3 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं डायरेक्ट मैं। 3 सेंटीमीटर कैसे बच गई भाई, जो इसकी रेडियस है वो 5 है ना, तो रेडियस अगर 5 है और ये 2 है तो ये कितनी बचेगी 3। अब लाइट की रेस देखो आप किस तरह से मूव करेंगे। इसमें लाइट की रेस जो है वो ऑब्जेक्ट से निकलकर आई तक जाएंगी ऐसे, तो यहां से मतलब डेंसर से रेयर में आ रही है। इसको म्यू2 मान लो, आप इसको म्यू1 मान लो। ये म्यू2 हो गया, ये म्यू1 हो गया। तो फ्रॉम डेंसर से रेयर वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लोगे। साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, जिस तरफ से लाइट की रेस आती है उसके उल्टी तरफ मेजर करोगे तो माइनस, सेम डायरेक्शन में करोगे तो प्लस।
तो यू जो है वो आपका आ जाएगा माइनस, क्योंकि लाइट की इधर से आ रही है और आप इधर मेजर कर रहे हो तो -3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। भाई साइन कन्वेंशन कहते हैं इंसिडेंट लाइट की रेज जिस तरफ से आएंगी उसके उल्टा मेजर करोगे तो माइनस, सेम डायरेक्शन में करोगे तो प्लस। तो लाइट की रेज चल रही है राइट से लेफ्ट और आप इस तरफ P से O किधर है राइट साइड में, तो उल्टा मेजर कर रहे हो। इधर मेजर करोगे प्लस P से, इधर मेजर करोगे तो माइनस। तो R और U दोनों ही माइनस के हैं आपके पास। R कितना है -5 सेंटीमीटर, μ1 आपके पास है 1 और μ2 है जो आपके पास वो 3/2 है। U आपके पास -3 था। इधर अगर हम बात कर लेते हैं μ1 की तो 1 -3/2 और अपॉन में आ जाएगा -5। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/v प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3 तो -1/2, ये प्लस 1/10 आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 1/10। क्लियर होगी बात? देख लो एक बार ध्यान, सबको सही किया मैंने। 1 - 3/2, 2 लूंगा तो 2 - 3 -1/2 और -5 तो 5/10 प्लस बिल्कुल सही है। यहां से अगर हम देखें 1/v तो कितना आ जाएगा 1/10 - 1/2 तो ये आपके पास आ जाएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास सीधे सीधे 10 1 - 5 4/10 तो v कितना आ जाएगा भाई यहां से -10/4 का मतलब हो गया 5/2 तो -2.5 आ गया आपके पास v कितना आ गया -2.5। तो माइनस का मतलब क्या है, इमेज आपकी इस तरफ ही बन रही है वो भी P से, यहां कहीं बनती है इसकी इमेज, आगे की तरफ दिखता है हमको ये इमेज कहीं आगे ही बनती है इस जगह पे। Image is seen in the glass inside the spherical glass। देख रही है इमेज, image seen by eye is inside the spherical glass at 2.5 centimeter from ये आपकी इमेज बनी है अंदर की तरफ 2.5। माइनस का मतलब क्या है भाई, इसी तरफ बनी है, प्लस आता तो इस तरफ बनती बाहर और माइनस है तो अंदर। तो हमको जो इमेज दिखेगी वो थोड़ा सा बस आगे दिखेगी, इसकी ऑब्जेक्ट यहां पर है थोड़ा सा उससे आगे आ गई है, इस तरफ शिफ्ट हो गई है हल्का सा, 0.5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग आ गई है उसमें। क्लियर होगी बात? तो भैया इस तरह से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए फटाफट। इसमें भी आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 15, डायमीटर दे रखा है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, और वो रखा हुआ है वाटर में। ये क्या है, अपने पास एक एम्प्टी ग्लास की स्फेरिकल फ्लास्क है ना। स्फेरिकल ग्लास है अपने पास लेकिन वो एम्प्टी है, मतलब अंदर क्या है आपके पास एयर है। यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई 1 है। ठीक है, और बाहर जो है वो वाटर है। यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान लेते हैं μ2 और वो दे रखा है 4/3। ये आपका μ1 है जो कि 1 के बराबर है। किसके बराबर है भाई 1 के बराबर है। अच्छा μ2 को आप डेंसर वाले को हमेशा μ2 लिखा करो, डेंसर वाले को हमेशा μ2 लिखा करो ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ये एम्प्टी था, इसके अंदर से आप एक ऐसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो बहुत दूर है, मतलब उससे लाइट की रेज पैरेलल आ रही है इस तरह से। इसका जो सेंटर है और इसकी जो रेडियस है
वो है 15/2 सेंटीमीटर, इस तरह से। Where the parallel rays will be focused as seen by eye। ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो, यानी रेस कहां फोकस होंगी ये आपको बताना है, मतलब इनकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी। सिंपल सी बात ये है। तो जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, सोल्यूशन देखो आप फटाफट, जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो कहां पर है, माइनस इनफिनिट पर। अब आप देखो जो लाइट की रेस है वो डेंसर से रेयर में आ रही है कि रेयर से डेंसर में, तो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर, अब हमेशा याद रखना है इसमें म्यू2 आपको डेंसर मानना है, जो भी डेंसर है उसको म्यू2 लिखना है, जो भी रेयर है उसको म्यू1 लिखना है। आप पहले ही डिसाइड कर लेगा तुरंत। तो ये म्यू1 हो गया, ये म्यू2 हो गया, हम जानते हैं म्यू2 डेंसर हो गया, ये रेयर। तो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर लाइट जा रही है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो है μ2/v, μ1/v सॉरी, माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ये तो फॉर्मूला है। लाइट की रेस देखो आप किस तरफ, ये पोल हो जाएगा इस बार। तो लाइट की रेस इधर से आ रही है, मतलब जो भी चीज इधर होगी वो नेगेटिव, जो भी चीज इस तरफ होगी वो पॉजिटिव। तो r तो भैया इस बार इधर आएगा ना, तो r का जो साइन है वो प्लस का आएगा। तो पहले आप देखो ध्यान से, u माइनस, तो r कितना है प्लस 15/2। प्लस क्यों आया, क्योंकि पोल से इस तरफ है, लाइट इधर से आ रही है ना, ऐसे लाइक दिस। डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है लाइट, और कर्व सरफेस भी अपने पास है ना, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है लाइट। तो फॉर्मूला ये रहेगा, v आपको निकालना है, μ1 आपको पता है कितना है 1, तो 1/v हो जाएगा सीधे सीधे। u कितना है इनफिनिट, तो 0 हो जाएगा, u तो इनफिनिट है ना। और μ1 माइनस, तो 1 माइनस 1/3, और r क्या है प्लस का, तो प्लस 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 15/2, 3 माइनस माइनस 1/3, तो माइनस 2 इंटू 15 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपके पास 1/v। तो यहां से अगर हम v करते हैं तो आ जाएगा -45/2। अरे v कितना आ जाएगा, -45/2। -45/2 का मतलब किस तरफ है, माइनस का मतलब इस तरफ है। तो इमेज जो होंगी, लाइट की रेस जो होंगी, ये तो हो गया नॉर्मल। अब चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट की रेस जो है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेंगी, मतलब ये इस तरह से जा रही थी, ऐसे दूर हट जाएंगी, है ना। ऐसे अगर यहां पर आप ड्रॉ में आपको इमेज बना के दिखाता हूं एग्जैक्टली इमेज बन कैसे रही है। क्योंकि लाइट की रेस डेंसर से रेयर में जा रही है, जा तो इस तरफ रही थी, तो हल्का सा दूर हट जाएंगे ऐसे। अब यहां कहीं फोकस हो गई दोनों आके, ये है आपके पास इमेज। माइनस का मतलब इस तरफ है, कितनी दूरी पर, पोल से -45। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। किससे, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर आपको दे रखी हो तो आपको ध्यान रखना है μ2 हमेशा आपको डेंसर मानना है, μ1 हमेशा रेयर मानना है। फिर आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर क्या होता है। u और v तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा क्या है, r प्लस का लेना है माइनस का लेना है, u प्लस का लेना है माइनस का लेना है। साइन कन्वेंशन भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये था भाई आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हमने सारी बातें पढ़ ली, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से कैसे, सॉरी कर्व सरफेसेस से कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्राई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।